हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस में द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मित्रों, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे वीडियो आपको भेजता रहूं, पढ़ाता रहूं। धन्यवाद। चलते हैं द्रव्यमान केंद्र पर। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? कोई भी बॉडी जो होती है उसका ऐसा पॉइंट होता है जिस पे उस पिंड का सारा द्रव्यमान केंद्रित होता है। जैसे कोई भी है, ये कोई पिंड है, उसका एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से आप उठाते हैं तो वो एग्जैक्ट, मतलब ना नीचे होगा ना ऊपर की होगा, ये वाला सिरा दोनों एक ही सीध में रहेगा। तो वही होगा हमारा ग्रेविटेशनल सेंटर ऑफ मास। जैसे हमारा जो मनुष्य का जो सेंटर ऑफ मास होता है, कौन सी चीज़ होती है? नाभि। तो ऐसे कोई भी अगर यूनिफॉर्म छड़ है मान लिया, जिसकी मोटाई, यूनिफॉर्म छड़ क्या होता है? ऐसा छड़ जिसकी मोटाई हर पॉइंट पर समान हो। ठीक है, यहाँ से भी डी हो, यहाँ से भी डी हो और यहाँ से भी डी हो। ठीक, सारी जो है इसकी मोटाई हर जगह समान हो, तो उसको यूनिफॉर्म छड़ कहते हैं। तो अगर यूनिफॉर्म छड़ कोई है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एकदम बीच में होगा, यानी D/2 में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास। तो किसी निकाय क्या होता है? पिंड को हम कहते हैं, ये साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है निकाय को। तो किसी निकाय का समस्त द्रव्यमान यानी मास जो होता है, यानी किसी पिंड का जो द्रव्यमान होता है वो उस बिंदु पर केंद्रित होता है जहाँ बाह्य बल आरोपित होता है। हम किसी भी बॉडी पर अगर बल लगाते हैं तो ना कि उसके सरफेस पर नहीं, उसके सेंटर ऑफ मास पर लगता है। ठीक है, तो उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ये है द्रव्यमान केंद्र के स्थिति वेक्टर। जो स्थिति वेक्टर हैं ये हमारे हैं। कोई भी पिंड अगर है, वो कोई रखा है, उसका द्रव्यमान यहाँ 1 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे करके है, वहाँ अगर किसी डिस्टेंस है, इसका r दूरी है, इसकी है r2, इसकी है r3, इसकी है r1, ऐसे करके है, उसका स्थिति वेक्टर एक ही है, ऐसे करके गया है। जैसे यहाँ हम बता सकते हैं, ये इसमें ये स्थिति वेक्टर का जो ये है ग्राफ, उसी से ये बना हुआ है। तो जो RCM है यानी इसका जो रिजल्टेंट है यानी सेंटर ऑफ मास का, मतलब कोई पिंड था, ये देखिए, ये जो है ये कोई पिंड है, इसका एक जगह द्रव्यमान m1 है और m2 है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है बीच में है। तो जो इसकी स्थिति वेक्टर पहले m1 का r1 है और r2 वेक्टर है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो RCM है। तो m1 r1 प्लस m2 r2 अपान दोनों m1 m2 का एडिशन, ये हो जाता है हमारा स्थिति वेक्टर। ठीक है, यानी इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। आगे चलते हैं, द्रव्यमान केंद्र की गति। जैसे अगर कोई पिंड गति करता है तो पिंड के साथ साथ उसकी द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास भी मूवमेंट करता है। तो उसका भी फार्मूला है VCM इज इक्वल टू, सभी उसके जो बिंदु होते हैं, कोई भी द्रव्यमान विभिन्न बिंदुओं से बना होता है, तो हर द्रव्यमान के, हर उस पिंड के जो कण होंगे उनके सारे के द्रव्यमान और उसकी वेलोसिटी का समेशन जो होगा, समेशन अपान में सारे कणों का द्रव्यमान, उनका जो रेशियो होगा वही होगा किसके इक्वल? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के। ठीक है, आगे चलते हैं, विलगित निकाय। विलगित निकाय वह निकाय होता है जिस पर कार्यरत समस्त बाह्य बलों का सदिश योग शून्य हो। ठीक है, मतलब कोई पिंड है, ठीक, ये पिंड है, यहाँ एक सेंटर ऑफ मास है, यहाँ सेंटर ऑफ मास है, बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है ऐसे करके, फिर एक बल इधर लग रहा है, एक बार ऐसे लग रहा है, एक बार ऐसे लग रहा है। तो उसका जो
जो समेशन हो, सदिश योग हो, वो ज़ीरो हो, यानी उस पर उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, तो वो विलगत निकाय के केंद्र उसमें आता है, श्रेणी में। तो उसके यानी द्रव्यमान वेग जो केंद्र हो उसका वेग नियत होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संवेग संरक्षण तथा द्रव्यमान केंद्र गति, केंद्र की गति, ये आते हैं। कणों के निकाय का कुल रेखी संवेग, जो भी पिंड जो है निकाय का सारे कण, उनका कुल रेखी संवेग निकाय के कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। किसी पिंड के सभी कणों का कुल रेखी संवेग, मतलब कोई भी पिंड है, जानते ही हैं कि एक पिंड कई हजार कणों से बनकर मिलकर बना होता है, तो सभी कणों का जो रेखी संवेग वो किसके इक्वल होता है? निकाय के कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कणों के किसी निकाय के संवेग परिवर्तन की दर यानी डीपी क्या होगी? निकाय पर कार्यरत समस्त बाह्य बलों के सदिश योग के बराबर होती है। यहाँ देखिए, डीपी डिफरेंशियल इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ टी यानी टाइम के, तो वो जीरो होगा, तो हम पी जो है यानी जो हमारा संवेग होगा वो नियतांक होगा। हम ये फार्मूला भी कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम है P1 P2 Pn इज इक्वल टू नियतांक यानी कांस्टेंट। फिर आगे चलते हैं। जब किसी निकाय पर लगने वाले बाह्य बलों का सदिश योग शून्य होता है तो निकाय का कुल संवेग यानी रेखी संवेग नियत रहता है। यद्यपि कणों के अपने अपने व्यक्तिगत संवेग बदल जाते हैं और उनका संवेग अलग अलग बदल जाता है, लेकिन फिर भी जो है उनका कुल संवेग रेखी संवेग नियत रहता है। तो यही है हमारा संवेग संरक्षण नियम, जो कि रेखीय। फिर आगे चलते हैं। दृढ़ पिंड पे आते हैं। रिजिड बॉडी। यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने से पिंड के कणों में एक दूसरे के सापेक्ष कोई विस्थापन ना हो, जैसे अगर पत्थर है, पत्थर को कितना भी कंप्रेस किया जाए, उसके जो पिंड के कण हैं एक दूसरे से कोई विस्थापन नहीं दर्शाएंगे, तो उनको हम दृढ़ पिंड कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। बल आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क। ठीक है, जब किसी पिंड पर कोई भी लगा बल यानी बाह्य बल जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, अगर उस पिंड को किसी भी एक्सिस के परितः यानी किसी भी एक्सिस के थ्रो घुमाने का जो गुण रखता है, उसी प्रवृत्ति को यानी उसी गुण को हम बल आघूर्ण कहते हैं। टार्क इज इक्वल टू, आघूर्ण को हम टार्क के सिंबल से दर्शाते हैं, जो कि यहाँ लिखा है। देखिए, ये भी सदिश राशि होती है क्योंकि इसकी दिशा होती है। तो बल आघूर्ण बराबर होता है किसके? बल के, जो बाह्य बल लगाया जाएगा वो, और जिस अक्ष के परितः घुमाया जाए और पिंड के बीच की जो दूरी होगी वो आर के बराबर होगी, वही होगी आर। इसका मात्रक जो होता है न्यूटन और मीटर होगा। ठीक है, न्यूटन वो मीटर उसी में रहेगा, न्यूटन मीटर। वीमा जो हो जाएगी mL2T-2 यानी एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, ये वीमा एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। आगे चलते हैं। दृढ़ पिंड की गति सामान्यतः दो प्रकार की होती है। पहला है स्थानांतरी गति, दूसरा है घूर्णन गति। आगे चलते हैं। स्थानांतरी गति क्या होती है? जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है, कैसे? जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है, कैसे करता है कि उसका प्रत्येक कण किसी दिए गए समानांतर में यानी अक्ष में समान दूरी से समान दिशा में विस्थापित हो, तो उसी की गति स्थानांतरी गति कहते हैं। जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसका प्रत्येक कण दिए गए समयांतर में समान दूरी से समान दिशा में विस्थापित हो, उसकी गति को स्थानांतरी गति कहते हैं।
सारे कण एक समान दूरी से समान दिशा में समान समयांतराल में विस्थापित हों तो उसे स्थानांतरी गति कहते हैं। आगे चलते हैं, घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है? जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार गति करता है। कैसे करता है? कि पिंड का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो तथा समस्त वृत्तों के केंद्र उस अक्ष पर हो उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं। तो घूर्णन गति कहते हैं तथा उस अक्ष को घूर्णन अक्ष कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः इस प्रकार गति कर रहा है कि प्रत्येक पिंड के प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो तथा समस्त वृत्तों के केंद्र उस अक्ष पर हो तो उस गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। देखते हैं, पहले कोई ये मान लिया पिंड है, ये इसका एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है। तो अब इसका कण मान लिया ये है, ठीक है। अब जो इसका घूर्णन अक्ष होगा, अभी सॉरी मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर दूं तो सही रहेगा, ठीक है। एक यहाँ होगा, एक और नीचे हो गया। तो मान लिया ये कण गति कर रहा है तो ऐसे करेगा, इसका सेंटर यही होगा। ये करेगा तो ये भी ऐसे करेगा, ये करेगा तो ये भी करेगा। इसका सेंटर, सबका सेंटर सेम होना चाहिए, तब वो जो है कोई पिंड अगर गति कर रहा है तो अभी डिफिनीशन समझ में आएगी कि पृथ्वी जो पिंड का प्रत्येक कण यानी 1 2 3 तीनों कण हैं अंदर के, तो प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो और सभी वृत्तों के जो केंद्र हों, यानी जो केंद्र हैं, जो अक्ष हैं, वो उसका जो केंद्र हो वो एक ही हो। कौन सा? वही अक्ष हो, उसी के परितः जिसका परितः वो घूर्णन कर रहा है। तो इस प्रकार की घूर्णन गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। और अक्ष को, यानी जो ये है, यही है घूर्णन अक्ष कहते हैं, यानी रोटेशनल एक्सिस कहते हैं। आगे चलते हैं, कोणीय त्वरण। किसी पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय वेग परिवर्तन की दर को उस पिंड का कोणीय त्वरण कहते हैं। इसको अल्फा से डिनोटेट करेंगे, ये भी जो है वो सदिश राशि है, विच इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ओमेगा जो है वो कोणीय वेग है, तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम कोणीय त्वरण कहते हैं। तो कोणीय वेग को हम जानते ही हैं, रेडियन में हम वो कहते हैं मात्रक उसका, और सेकंड को हम जानते ही हैं, टाइम है। तो वीमा जो हो जाएगी, रेडियन का तो कोई वीमा है नहीं, तो इसलिए जो है सेकंड की होती है, तो 1 मतलब टी की पावर t-2 होगी। फिर पिंड के किसी कण का रेखीय त्वरण पिंड के कोणीय त्वरण तथा उस कण के घूर्णन अक्ष से दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ए जो है वो r इंटू अल्फ़ा के बराबर होगा। अल्फ़ा जो हमारा है कोणीय त्वरण और ए जो है वो रेखीय त्वरण है, तो जो इक्वल होगी कोणीय त्वरण इंटू r के, ठीक है। आगे चलते हैं, जड़त्वाघूर्ण। जड़त्व क्या है जानते ही हैं। जड़त्व ऐसा गुण होता है कि कोई पिंड अगर गतिमान है तो गतिमान रहना चाहिए और स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहना चाहिए। जड़त्व के कारण ही जब हम बस में सफ़र करते हैं तो अचानक अगर ब्रेक होती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, या चालू होती है तो हम पीछे की ओर होते हैं, ठीक है। वही जड़त्व के कारण ही होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, जड़त्वाघूर्ण क्या होता है कि पिंड का वह गुण जिसके कारण वह किसी अक्ष के परितः घूर्णन में किए जाने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। आघूर्ण है तो वो घुमाने की प्रवृत्ति करेगा, तो अगर जड़त्व है तो उसको विरोध करेगा, जाहिर सी बात है। इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण कहलाएगा। आगे चलते हैं, पिंड के किसी कण का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस कण के द्रव्यमान तथा उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। किसी पिंड के किसी कण का, अब एक पिंड में कई कण होते हैं तो एक कण का हम देखते हैं,
किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण जो होगा उस कण के द्रव्यमान और जो घूर्णन अक्ष की दूरी होगी उसी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होगा। अब एक कण की बात होती है तो एक कण से थोड़ी ना होगा, लेकिन हमने एक कण से पहले एक कण पे मैथमेटिक लगाया, उसके बाद सारे कणों को समेशन कर दिया, आ गया हमारे पूरे पिंड का क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल टू सिग्मा m r स्क्वायर। इसका जो मात्रक हो जाएगा वो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होगा, सेकंड नहीं है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। वीमा जो हो जाएगी ml2 हो जाएगी। आगे चलते हैं। पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निर्भर किस पर करता है? सबसे पहले पिंड के द्रव्यमान पर, जो भी उस पिंड का द्रव्यमान होगा उसके, तथा पिंड के सापेक्ष अक्ष की स्थिति कितनी दूर है वो डिस्टेंस पे निर्भर करते हैं। फिर अक्ष के सापेक्ष पिंड के में द्रव्यमान के वितरण पर। अब द्रव्यमान के जो पिंड में है उसमें द्रव्यमान वितरण भी सही होना चाहिए सापेक्ष। तो आगे चलते हैं। घूर्णन त्रिज्या। अब कोई भी पिंड अगर घूर्णन कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो वृत्तीय पथ पे करेगा, और वृत्तीय पथ पे करेगा तो हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या होती है, तो उसकी घूर्णन त्रिज्या होगी जो कि इक्वल होगी, उसको हम डिनोट करते हैं k से, जो कि इक्वल होगी I/m अंडर रूट में, अंडर रूट I/m में, यही होगी। आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं क्या होता है कि किसी पिंड का जो द्रव्यमान होता है, किसी पिंड का जो द्रव्यमान होता है वही जड़त्व की माप होती है। फिर पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण होता है उसकी घूर्णन गति में वही कार्य करता है जो पिंड का द्रव्यमान रेखीय गति में कार्य करता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसकी घूर्णन गति में वही कार्य करता है जो कि पिंड का द्रव्यमान रेखीय गति में कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। बल आघूर्ण जो होता है वो बराबर होता है किसके? जड़त्व आघूर्ण के और गुणनफल कोणीय त्वरण के। तो टार्क इक्वल टू I इंटू ए। तो आते हैं। किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण पिंड में उस अक्ष के परितः एकांक कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण के बराबर होता है। ये इसका जो है वो थ्योरेटिकली जो है डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं। आगे चलते हैं। घूर्णन गति के समीकरण, जैसे न्यूटन का गति विषयक नियम है वैसे ये समीकरण इसका है घूर्णन गति का। पहला है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ टी। फिर दूसरा है थीटा, क्योंकि भाई घूर्णन अच्छा है तो जो दूरी होगी वो थीटे में होगी, मतलब एंगल में, तो वो दूरी हो जाएगी। फिर ओमेगा टी ओमेगा थीटा यानी जो पहली वैल्यू उसकी होगी वो ओमेगा टी थीटा टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा जो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा थीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। फिर आगे चलते हैं। घूर्णन गतिज ऊर्जा ये क्या हो जाएगी? k इज इक्वल टू 1/2 यानी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। यहाँ वहाँ थी I, उसमें गतिज ऊर्जा हम जब पढ़ते थे हाफ mv स्क्वायर, तो m जो होता है वही इनर्शिया है यहाँ, और वेग जो है वहाँ यहाँ कोणीय वेग ओमेगा स्क्वायर है। आगे चलते हैं। कोणीय संवेग क्या होगा? यदि कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा है तो उस अक्ष के परितः पिंड के कणों के आघूर्णों के योग को उस पिंड का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। यानी कोणीय संवेग हम J से डिनोट करते हैं, तो विच इज़ इक्वल टू I इंटू ओमेगा के। फिर आगे चलते हैं। मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपान सेकंड, इसको हम जूल अपान सेकंड भी कह सकते हैं। इसकी जो विमा हो जाएगी mL2T-1 हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं। कोणीय संवेग परिवर्तन की दर। किसी पिंड के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगे बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। ये है कोणीय संवेग J।
इसके अगर परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। फिर आगे चलते हैं। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि किसी अक्ष के परितः घूमते हुए पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य ना कर रहा हो तो उस पिंड पर का जो कोणीय संवेग होगा वो नियत रहेगा। जब आघूर्ण काम नहीं करेगा तो भाई वो तो कोणीय संवेग उसका नियत ही रहेगा। फिर आगे चलते हैं। यदि आई घटेगा तो डब्ल्यू बढ़ेगा, और अगर यदि आई बढ़ेगा तो डब्ल्यू घटेगा, क्योंकि यहाँ जब ये हो जाएगा तो इन्वर्सली हो जाएगा, इन्वर्सली हो जाएगा, इधर जाएगा तो इन्वर्सली हो जाएगा। एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा, ऐसे है। फिर आगे चलते हैं। जड़त्व आघूर्ण संबंधी प्रमेय। पहले समांतर अक्षों को प्रमेय देखते हैं। ये कोई पिंड है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है आगे है, और इसी के समांतर ए बी जो है वो हमारी एक डिस्टेंस पर कोई एक्सिस है, ठीक है। हम उसी एक्सिस ए बी जो है हमारे एक्सिस है, उसी के थ्रू हम आघूर्ण करवा रहे हैं। तो समांतर अक्षों के प्रमेय में ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई सी एम, ठीक है, प्लस एम ए स्क्वायर। एम इसका द्रव्यमान है, ए जो है वो हमारी एक्सिस की दूरी है, जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस है उसकी दूरी है वो जो समांतर में है। फिर आगे चलते हैं। लंब अक्षों की प्रमेय। अगर कोई लंब अक्ष में है तो कोई पिंड देखिए ये है जो एक हमारा एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, तो उससे अगर होता है तो जेड आई जेड इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये हमारे कुछ वो हैं जैसे जो हम दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। पहला है पतली छड़। अगर कोई थिन रॉड है एल लंबाई की तो उसका जो है यूनिफॉर्म छड़ है तो उसका जो वो होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपान 12, ये हो जाएगा। इसे हम निकालेंगे। फिर आयताकार अगर पटल होती है, कोई रेक्टेंगुलर प्लेट होती है जिसकी लेंथ जो है एल है और उसकी जो ब्रीथ है वो बी है, तो हम उसको निकालेंगे आई इज इक्वल टू एम इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 12, इससे निकालेंगे। फिर आगे चलते हैं। वृत्ताकार छल्ला या वलय। अगर कोई रिंग है, सर्कुलर रिंग, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो उसका इनर्शिया जो हो जाएगी आई इज इक्वल टू एम कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। अगर कोई सर्कुलर डिस्क हो जाए, ठीक है, तो उसका जो आई होगी वो हाफ एम कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगी। आगे चलते हैं। ठोस बेलन का। अगर कोई सॉलिड बेलन है एल लंबाई की और हॉलो है, नहीं हॉलो नहीं सॉलिड है, तो उसकी जो वो ये हो जाएगी आई इनर्शिया वो इक्वल हो जाएगी एम एल स्क्वायर अपान 12 प्लस आर स्क्वायर अपान 4, ये हो जाएगा। ये अपनी ज्यामितीय अक्ष के परितः अगर घूर्णन करती है तो इसका जो हो जाएगा आई अप 1/2 एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। वो लेंथ के लंबवत था तो ये था। अभी ज्यामितीय एक्सिस ये हो जाएगी, ये वाली ज्यामितीय एक्सिस ये हो जाएगी, इसके परितः अगर घूमता है तो ये हो जाएगी आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं। खोखला बेलन। अगर कोई हॉलो सिलेंडर है तो अगर ये लंबाई के लंबवत जो है, लंबाई जो है एल है, अगर लंबाई के लंबवत तथा द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली ये हमारी एक्सिस है, तो उसके अगर परितः घूम रहा है तो वो जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपान 12 प्लस R1 और R2, ये दोनों का स्क्वायर प्लस अपान 4, ये अंडर रूट में हो जाएगा। फिर खोखले बेलन का अपने ज्यामितीय अक्ष, ये हमारा ज्यामितीय अक्ष है इसका, ठीक है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस, इसके थ्रू अगर घूर्णन कर रहा है तो इसका आई को हो जाएगा 1/2 एम R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। खोखला गोला अगर है तो उसका है आई जो है 2/5 एम
आर स्क्वायर R2⁵ माइनस R1⁵ अपान R2⁵ माइनस R1⁵। फिर अगर गोली कोश है, कोई स्फेरिकल सेल है, तो I इज इक्वल टू 2/3 mR² हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, ठोस गोला, अगर कोई सॉलिड स्फेयर है तो उसका जो I हो जाएगा वो 2/5 mR² हो जाएगा। फिर आते हैं किसी पिंड का समतल पर लुढ़कना, VCM इज इक्वल टू R⍵, ये हो जाएगा फार्मूला। आगे चलते हैं, कुछ केसेस, शर्त हैं। क्षैतिज तल पर किसी पिंड के बिना फिसले लुढ़कने की शर्त। अगर VCM जो है वो इक्वल हो जाता है R⍵ के, तो इस स्थिति में पहिया का केंद्र एक पूरे चक्कर में 2πr दूरी चलेगा, यही होगा। ठीक, फिर आगे चलते हैं, अगर VCM, ठीक है, वो ग्रेटर देन हो जाए RW से, तो इस स्थिति में पहिए का आगे सरकते हुए लुढ़कना कहते हैं, आगे की ओर सरकता हुआ लुढ़केगा। फिर अगर VCM कम हो जाता है R⍵ से, तो पीछे की ओर सरकेगा वो और लुढ़केगा। फिर आगे चलते हैं, आनत तल पर बिना फिसले यानी वर्क पूरा करे, एक चक्कर पूरा घूम जाए, फिसले ना, लुढ़कने की क्या शर्त होगी वो देखते हैं। ये हो जाएगी, त्वरण A होगा वहाँ इक्वल होगा किसके बराबर, G sin θ, जो हमारा ये आनत तल के पैरेलल में जो G sin θ होगा वो हो जाएगा अपान 1 + K² अपान R², ये हो जाएगा। यदि लुढ़कने वाला पिंड ठोस सिलेंडर है तो उसका जो स्थैतिक घर्षण गुणांक होगा μs, वो 1/3 tan θ हो जाएगा। और यदि ठोस गोला है तो μs जो हो जाएगा 2/7 tan θ हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, बिना फिसले लुढ़कते हुए पिंड की कुल गतिज ऊर्जा। अब कुछ पिंड है, जैसे गोले के लिए कितना हो जाएगा, जिसका I जो होता है 2/5 mR² होता है व्यास के परिता, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो इक्वल हो जाएगी 7/10 mR²⍵², इसके इक्वल। अगर कोई गोली कोश है जिसका I जो होता है 2/3 mR² होता है, उसका जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो इक्वल हो जाएगी 5/6 mR²⍵²। अगर कोई सिलेंडर अथवा गोल डिस्क है जिसका I जो हो जाएगा 1/2 mR² है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो इक्वल होगी 3/4 mR²⍵²। फिर अगर कोई रिंग है यानी वलय है जिसका I है mR², तो उसकी जो काइनेटिक ऊर्जा हो जाएगी ये K इक्वल टू हो जाएगी mR²⍵²। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के लिए, मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।